माला की तीसरी एपिसोड के सेकंड पार्ट में खुशामदीद। और अभी तक हमें जो पता चला वो ये चला है कि ये सारा कुछ जो भी माला के साथ हो रहा है ये जादू की वजह से हो रहा है, और वो भी काले जादू की वजह से। तो आजकल ये लोग बहुत ज़्यादा काले जादू पर बिलीव कर रहे हैं, और होता भी है क्योंकि ये बहुत सारे लोग आजकल करवा भी रहे हैं। खैर, हम आगे स्टार्ट करते हैं कि आगे क्या होता है। तार के बाद वो माँ को लाउंज में ले आई और ड्रामा लगा दिया। बख्त बीबी जुड़ के साथ बैठ गई। कशमाला ने कानों में हैंड्स फ्री लगा लिया और सोफे पे पैर ऊपर करके बैठ गई। माही की कॉल आ रही थी। आज माही अपने किचन में नहीं खड़ी थी, ना उसने एप्रन पहन रखा था, ना वो हंसती मुस्कुराती मिली थी। आज जो चेहरा उसे दिखाई दिया वो ऐसी लड़की का था जिसकी माँ समंदर पार बीमार थी और वो उसके पास नहीं जा सकती थी। माही की आंखें रो रो के सुर्ख हो चुकी थी। माँ ठीक हो जाएंगी माही, वो दबी आवाज़ में अंग्रेजी में कह रही थी। माँ उससे फासले पे व्हील चेयर पे बैठी नकाहत से टीवी को देख रही थी। मोहित हमेशा पढ़ाई में बिजी रहता था और तुम अपने कामों में। मैं बचपन से माँ की बेस्ट फ्रेंड थी और माँ मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। तुम दोनों का इतना बड़ा सोशल सर्कल भी है, लेकिन माही का अबाद और माँ के अलावा कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं था। माला, मोहित, अबाद और माँ, मैं इस चकोर में रहती हूँ। मैं इन्हीं लोगों से सारा दिन बात करती हूँ। तुम लोग अपना फ़ोन साइलेंट करके सोते हो, मैं नहीं साइलेंट करती क्योंकि मेरे व्हाट्सएप पे सिर्फ इन्हीं लोगों के मैसेजेस आते हैं। यहाँ कनाडा में जब किसी की पाकिस्तान से कॉल आए तो नंबर देख के दिल होल जाता है। उफ़ माला, मैं माँ के पास क्यों नहीं हूँ? तुम आके क्या करोगी? तुम नहीं समझ सकती। तुम इस वक्त माँ के साथ हो। तुम उस औलाद का गम नहीं समझ सकती जो बीमारी में अपने माँ बाप के साथ ना हो। कोई मेरा गम नहीं समझ सकता। उसने फ़ोन रख दिया। वो फिर से रोने लगी थी। माला, माही से कहो मुलाजमे को खाना दे दे। माँ को बैठे बैठे नींद आने लगी तो गनुदा सी आवाज़ में बोली। वो पैर नीचे उतारती उठ खड़ी हुई। मैं कहती हूँ माही को, आइए हम कमरे में चलते हैं। वो उनके पीछे आ खड़ी हुई और व्हील चेयर धकेल के अंदर ले जाने लगी। माही कहती थी कि वो खुश नसीब है क्योंकि वो माँ के पास है, मगर उसके अपने पछतावे थे। वो इतने बरस माँ के पास नहीं थी। कभी कभी माँ से लड़ाई होती तो वो 3-3 दिन उन्हें कॉल नहीं करती थी। क्या व्हील चेयर धकेलने से वो सब मिट जाता है? उसने माँ को बेड पर बिठाया और उन्हें पानी के साथ दवा की गोलियां देने लगी। क्या पानी पिला देने से माँ को कई सारी सख्त बातों पे पानी फिर जाता है? माँ सो गई तो वो ऊपर स्टूडियो में आ गई। मोहित के साथ साथ मैसेजेस आ रहे थे। वो मुख्तलिफ डॉक्टर्स के पास जा रहा था। कहीं किसी लैब से रिपोर्ट्स उठाता, कहीं किसी से मिलता। वो जब भी मोहित का मैसेज देखती दिल में वही काउंट डाउन शुरू हो जाता। डॉक्टर वोरा का काउंट डाउन 6 माह। 1 मई को मर्ज की तशखीस हुई थी और 6 माह बाद 1 नवंबर आना था। उसने तारीख देखी, आज 6 मई थी। 5 माह और 24 दिन रह गए थे। वो स्टूडियो में आई तो वहाँ अंधेरा था। उसने खिड़की खोल दी, बत्ती नहीं चलाई और खिड़की के साथ बैठ गई। नीचे लॉन में जर्द रोशनियाँ फैली थी। 4 दीवारी के साथ टहलता कैफ एक हाथ में मोबाइल पकड़े कुछ पढ़ रहा था, दूसरे हाथ में काफ़ी का मग था जिसे वो बार बार घूंट भरता था। स्क्रीन पे लिखे अल्फाज कैफ के सामने किसी फिल्म के मंजर की माने चल रहे थे। कबीरा सादान लाहौर के एक मरूफ बिजनेसमैन की बीवी है। सादान साहिब एक लंबा अरसा इंग्लैंड और जर्मनी में गुजारने के बाद चंद बरस कबल पाकिस्तान शिफ्ट हुए थे। कबीरा बेगम सिंगार मेज़ के सामने स्टूल पे बैठी थी। मखमली बात रोब में मलबूस वो चेहरे पे नरमी से कलीम मर रही थी। उंगलियों के नाखून लंबे और सुर्ख नेल पेंट से मज़य्यन थे। बॉय कट बाल सलीके से सेट थे। पीछे एक मुलाजमा जूस का गिलास पकड़े खड़ी थी। कबीरा की बेटी उनके साथ रहती है। उसका नाम अनाया है। मेकअप से ढके चेहरे के साथ कबीरा बेगम बाहर लाउंज में आई और दीवार गिर आईने में अपना अक्स देखा। स्याह ब्लॉक हील्स, खाकी सूट, फिर गर्दन में पहनी सुनहरे रंग की मुख्तलिफ साइज़ की 3 जंजीरों को उंगलियों से दुरुस्त किया। मुस्कुरा के खुद को दाद दी, फिर पलटी तो सामने डाइनिंग रूम पे नज़र पड़ी। टेबल पे नाश्ते के लवाजमात सजे थे और एक गोरी सी फरबहा लड़की ऊंची पोनी बनाए अपने मोबाइल पे लगी थी। उसे देख के कबीरा बेगम के माथे पे बल पड़ गए। अनाया ने कई बरस पहले इंजीनियरिंग की थी, लेकिन वो जॉब नहीं करती। वो एक फूड ब्लॉगर है। उसके अलावा उसने एक फेमिनिस्ट ब्लॉग भी बना रखा है जहां वो मर्दों और शादी के ख़िलाफ़ बोलती है। उसके कमेंट सेक्शन में किसी का कमेंट से मुझे अंदाज़ा हुआ कि वो 30 की होने वाली है और उसकी माँ हर रिश्ते को ठुकराने की वजह से उसको लटकाए हुए है। अपनी स्टोरीज़ और पोस्टर से अनाया शदीद डिप्रेस्ड लगती है। कबीरा बेगम ने एक नापसंदीदा नज़र उस पर डाली और कुर्सी खींच के बैठी। वेट लूज़ करो अनाया, कितनी दफ़ा कहा है जिम ज्वाइन करो, मगर तुम सुनती नहीं हो। नो फैट शेमिंग मम्मी। वो सर झुकाए चीज़ ऑमलेट खाते हुए फ़ोन पे लगी रही। कबीरा अपने आप को आर्टिस्ट कहती है क्योंकि उसके बकौल वो ज्वेलरी डिज़ाइन नहीं करती बल्कि आर्ट की तरह उसको तख्लीक करती है। उसका आउटलेट गुलबर्ग में है जहाँ वो मेहनत कश औरतों से हैंडमेड ज्वेलरी बनवा के महंगे दामों फ़रोख्त करती है।
ये लाहौर की एक बुटीक स्टाइल आउटलेट का मंजर था। जगह जगह मुजस्मों के सर रखे थे जिनकी गर्दनों में कीमती पत्थरों से मुज़य्यन हार दमक रहे थे। सफ़ेद टाइल से चमकते फर्श तीन रोशनियों में असल से ज़्यादा खूबसूरत नजर आते जेवरात। कबीरा बेगम अपनी असिस्टेंट के साथ चलती हुई तमाम रेक्स का जायज़ा ले रही थी। हकीकत यह है कि कबीरा खुद से कुछ डिज़ाइन नहीं करती। उसने फ्रेश ग्रेजुएट्स इस काम के लिए हायर किए हुए हैं। वो सवात और दूसरे शहरों से कीमती पत्थर मंगवा के इनको नेकलेस में फिट करके 100 गुना कीमत पे बेचती है। वो दुरुस्त टैक्स भी नहीं देती। इस पे एक टैक्स का केस भी चल रहा है। कई दफ़ा उसकी एम्प्लॉई ख़वातीन ने कम तनख्वाह और शदीद मुशक्क़त की शिकायत भी की है। कबीरा अब आउटलेट की बलाई मंजिल पे बने अपने शीशों जैसे चमकते ऑफिस की पावर चेयर पे बैठी थी। टेक लगाए फ़ोन के बटन दबाती वो पुरसोच नज़र आती थी। कबीरा के बारे में एक बात बार बार सामने आती रही है कि वो अपने एम्प्लॉय लड़कियों को टॉर्चर करती है। हैंगर और बेद कमर पे मारना आम बात है, लेकिन असर और रसूख की वजह से वो आज तक कानून के शिकंजे में नहीं आई। इंग्लैंड में कई बरस पहले उसकी बेटी ने भी हैंगर से पीटे जाने की शिकायत की थी, मगर न जाने कैसे कबीरा इस मामले से निकल आई। कबीरा ने मोबाइल रख दिया और खिड़की के बाहर सोचती नज़रों से देखेगी। एक मंजर आंखों में मुंजमद हो गया था। अज़ा की शादी का मंजर, जब ज़्यादा और कशमाला खड़े बात कर रहे थे एक दूसरे के आमने सामने। वो हंस रहे थे, एक दूसरे को देख रहे थे। वो मंजर आंख का शहीतीर बन गया था। अब आते हैं कबीरा के बेटे की तरफ। कैफ दिलचस्पी से पढ़ने लगा। कबीरा का एक ही बेटा था जिसका नाम आलियान था। 5 साल की उम्र में आलियान बीमार पड़ा और इंग्लैंड में ही उसका इंतकाल हो गया। उसके बेटे का डेथ सर्टिफिकेट भी मुझे मिल गया है। अलबत्ता पाकिस्तान में मौजूद कबीरा के रिश्तेदार दूसरी कहानी सुनाते हैं। उनके मुताबिक कबीरा अपने बेटे को जिंदा और इंग्लैंड में एक कामयाब बिजनेसमैन के तौर पर जाहिर करती है। मैं इस बात को समझ नहीं सकी, या तो कबीरा का बेटा वाकई मर चुका है और वो लोगों के सामने एक झूठी कहानी सुनाती है क्योंकि कबीरा के साइकी इश्यूज़ भी हैं, या फिर कबीरा का बेटा किसी और नाम से जिंदा और वो किसी गैर कानूनी काम का हिस्सा, वरना इसे अपनी शनाख्त छुपाने की क्या ज़रूरत थी। आलियान। कैफ ने मोबाइल स्क्रीन बुझा दी और चेहरा ऊपर करके दोहराया। ये नाम उसकी यादाश्त में नहीं था। वो कबीरा सादान और माहिर फरीद के ख़ानदान के दरमियान लिंक ढूंढने की कोशिश में शदीद नाकाम नजर आता था। कबीरा जितना अरसा इंग्लैंड में रही वो माहिर के शहर और घर से बहुत दूर की जगहों पर रही थी। बज़ाहिर दोनों में कोई कड़ी नहीं थी, लेकिन उसके पास कबीरा बेगम के अलावा कोई लीड ना थी। इसे इस औरत को मजीद खोजना था। कैफ ने सर उठा के देखा तो वो खिड़की में बैठी थी, कंधों के गिर्द दुपट्टा शॉल की तरह लपेटे। उसके भूरे लंबे बाल दोनों शानों पे आगे को गिर रहे थे। वो चेहरा उठा गए सब्ज शिकवा कुना आंखों से आसमान को देख रही थी। वो पेंटिंग थी किसी आर्टिस्ट का शाहकार। वो चंद लम्हे गर्दन ऊंची किए उसे देखे गया, फिर सर झटक दिया। वो एतबार तोड़ने वालों को दूसरा चांस नहीं दिया करती थी। अगर इसे पहले मालूम होता कि वो उस जैसी लड़की से मिलने वाला तो वो कभी ये जॉब ना करता। वो उसको एक काम सी लड़की समझा था, सतई कारोबारी जहन वाली, इस्लामाबाद का एक रेस्टोरेंट चलाने वाली लड़की जिसकी कोई ज़ाती ज़िंदगी ना थी। उसे सिर्फ उसके करीब रहना था और उससे वो मालूमात लेनी थी। उसने सोचा था 2 माह की बात है, वो कर लेगा, लेकिन उसे नहीं मालूम था कि वो उसकी ज़िंदगी में शामिल हो जाएगा। 1 माह गुजर चुका था, उसके हाथ में कुछ भी ना लगा था। क्या फ़ायदा इस सारी मुशक्क़त का जिसमें उसने इस लड़की के एतमाद को ठेस भी पहुंचाई और हासिल भी कुछ ना हुआ। वो हनूस खिड़की में खड़ी बैठी थी। बैरूनी लाइट्स की जर्द रोशनी खिड़की से तकून की सूरत अंदर आ रही थी। वो स्टूडियो के एक हिस्से को मुनव्वर किए हुए थी, बाकी सारा स्टूडियो अंधेर था। वो अब आसमान को नहीं देख रही थी। वो कमरे के मुनव्वर हिस्से पर नज़रें जमाए गुमसुम सी बैठी थी जहाँ एक खाली स्टॉल रखा था। ज़िंदगी भी ऐसी ही छुपन छुपाई खेल रही थी। बाहर की दुनिया में किसी का दिन चल रहा था और किसी की रात। दस्तक ने नज़र उठाया, दरवाज़ा रोशन तकून के हिस्से में था। आ जाओ। दरवाज़ा चिड़चिड़ाहट के साथ खुला कि अरसे से किसी ने उसके कब्ज़ों में तेल नहीं डाला था। सुनहरी तकून लंबी होकर चौखट को चमकाने लगी। चौखट में कैफ खड़ा था, हाथ में 2 मग थे। कॉफ़ी है या सब्ज़ चाय? वो उसे देख के सब्ज़ चाय, लेकिन मेरे अब्बा की रेसिपी के साथ, ना कि बख्त का कहवा जो वो मेहमानों को पिला रही हैं। वो फीका सा हंस दी। कैफ ने उसका मग उसके साथ मेज़ पर रखा और अपना मग लिए स्टूल पर बैठ गया। आप में बहुत हिम्मत है, मैं इतने मेहमानों के साथ कभी डील ना कर सकता। घूंट भरते हुए उसने शाने चुका के कहा। वो रोशनी में बैठा था और माला अंधेरे में। मैं सिर्फ प्रिटेंड कर रही हूँ कैफ, अंदर से मुझे लगता है मैं हवा में मुअल्लिक हूँ। न जाने कल क्या होगा। हर शख्स की किस्मत का परिंदा उसकी गर्दन में बंधा होता है। रोशनी में बैठा नौजवान बोला, यानी जो होना है वो हो के रहेगा। माला ने आंखें बंद की। बहुत देर से अटका आंसू टूट के बह गया। मगर मैं इतनी दुआ मांगती हूँ उठते बैठते, मेरी दुआएं कबूल होंगी ना? ऑफ कोर्स कबूल होंगी, लेकिन उम्मीद से मांगा करें। उसने आंखें खोली तो मंजर धुंधलाया हुआ था। वो सुनहरी धुंध के पार स्टोर पर बैठा शख्स कह रहा था, आप फैंटेस्टी पे यकीन रखती हैं?
फैंसी पलकें झपकाई, धुंध छटी, मंजर वाज़ेह हुआ। कैफ ने मग साइड पे रख दिया और उसके चेहरे को देखते हुए नरमी से कहने लगा, हमारा ब्रेन हकीकत और फैंसिटी में फ़र्क नहीं कर सकता, यानी जो असल में हो रहा है और जो हम सोच रहे हैं, ब्रेन को दोनों सच लगते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि ये एक मिथ है। नहीं, ये मिथ नहीं है, रिसर्चेज हैं इस बारे में। वो दोनों हाथ हिलाते हुए समझा रहा था। हमारे ब्रेन को हकीकत और फैंटेसी में फ़र्क करना नहीं आता। फेवरेट खानों के बारे में सोचो तो मूड बदल जाता है। मुख्तलिफ सोचें मुख्तलिफ हार्मोन्स रिलीज़ करती हैं। इसलिए पीटर पैन कहता था, अच्छे ख्यालात सोचो क्योंकि वो तुम्हें उड़ना सिखाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके माँ ठीक हो जाएंगे तो आपको पहले ये तसव्वुर करना होगा। क्या तसव्वुर करूँ? वो स्टूल से उठ खड़ा हुआ और एक बुक शेल्फ के साथ टेक लगा के खड़ा हो गया। बाजू सीने पे बांध लिए, जोगर्स की कैंची बना ली। यहीं कि जब माँ ठीक हो जाएंगी तो आपकी ज़िंदगी कैसी होगी? कशमाला ने भीगी आंखें बंद की। उसने एक तस्वुर बनाना चाहा। वो फिर से मुस्कुराएगी। उनकी वो रौबदार पर्सनैलिटी वापस आ जाएगी। वो अब भूलने लगी हैं और अपनी पर्सनैलिटी खो रही हैं। मैं चाहती हूँ वो पहले जैसी हो जाए। और फिर हम तीनों माँ के साथ मौसम सरमा में एक रज़ाई में बैठ के बातें करते हुए चलगूज़े खाएं। इसमें एक मसला है। उसने चौंक के आंखें खोली। वो क्या? चलगूज़ा 6,000 रुपये किलो मिल रहा है। वो भीगी आंखों से हंस दी। अच्छा, मूंगफलियाँ कर लो। वो हल्का सा मुस्कुराया, गाल का गढ़ा गहरा हुआ। इस तस्वुर को बार बार ज़हन में ताज़ा रखें। जो सोचेंगी वही होगा। और अगर ऐसा ना हो सका, तस्वुर पे यकीन रखने वाले अगर मगर नहीं सोचते। कशमाला ने इस्पात में सर हिला दिया। कैफ ने अपना मग उठाया और दरवाजे की तरफ बढ़ा। वो बिना सोचे समझे उसे पुकार बैठी। तुम क्या तस्वुर करते हो? वो वहीं ठहर गया। उसकी कशमाला की तरफ पूछती। मैं? वो धीरे से पलटा। उसका चेहरा आधा रोशनी और आधा अंधेरे में था। तुम्हारी सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है जिसे तुम तस्वुर करते हो? वो चंद लम्हे खिड़की में बैठी लड़की को देखता रहा, फिर बोला तो उसकी आवाज़ बहुत आहिस्ता थी। यही कि काश हम मुख्तलिफ हालात में मिले होते। वो कह के रुका नहीं, बाहर निकल गया। वो वहीं बैठी सीढ़ियों पे उसके कदमों की आवाज़ सुनती रही। वो नीचे जा रहा था। फिर उसने गर्दन लॉन की तरफ मोड़ी। वो अब नीचे गेट की तरफ आता दिखाई दे रहा था। कानों में एयरपोर्ट्स लगाए और गार्ड चेयर पे जाके बैठ गया। फिर लैपटॉप खोल लिया और वो दानस्ता तौर पे ऊपर नहीं देख रहा था। उसने मग मेज़ पे रख दिया। अंदर से एक अलार्म जलने बुझने लगा। कैफ क्या सोचने लगा था? उसे कैफ से फासला रखने की ज़रूरत थी। वो नीचे वापस आई तो माँ उसी तरह सो रही थी। वो उनके साथ लेट गई और उनकी तरफ करवट लेकर उनका चेहरा देखने लगी। फिर उसने आंखें बंद की। ज़हन से कैफ और उसकी बातें को झटक के वो उस दिन में वापस चली गई। वो माही, मोहित और माँ के साथ एक कंबल में बैठी थी। पलंग के दरमियान में एक बड़े प्याले में चलगूजे रखे थे। ये सस्ते ज़माने की बात थी। मोहित और वो चलगूजे निकाल निकाल के खा रहे थे और माँ जो स्वेटर के ऊपर शाल ओढ़े बैठी थी बार बार मोहित को टोक रही थी। छिलके अलग शापर में डालो, मिक्स ना करो। माही के अलग मसले थे। माँ, मेरे बाल क्यों इतने गिर रहे हैं आजकल? वो बालों में हाथ फेरती रूहानसी होकर कह रही थी। इसीलिए कहती हूँ डाई ना करो और ज़्यादा मोबाइल ना इस्तेमाल करो। माँ के नज़दीक हर मसले की जड़ मोबाइल था। माँ, क्या है यार, ऐसे ही मेरे बाल गिरते रहे तो मैं गंजी हो जाऊँगी। पर बेवकूफ़, कभी कोई गंजी औरत देखी है? माँ ने संजीदगी से पूछा तो वो चौंकी। ओह, मतलब जितने बाल गिरे मैं गंजी नहीं होंगी? फिर ठीक है। माँ ने मोहित के हाथ पे हाथ मारा। तुम्हें माँ की ज़बान समझ नहीं आती? छिलके अलग प्याले में डालो। वो मंजर मुकम्मल था। इसने आंखें खोली और आंसू साफ किए। वो ये मंजर दोबारा ज़रूर देखेगी। वो अल्लाह ताला से दुआ मांगेगी। वो इतनी दुआ मांगेगी कि माँ की सारी बीमारी ख़त्म हो जाएगी। जिसने बीमारी दी है वही उसको दूर कर सकता है। जिसने मुसीबत भेजी है सिर्फ वही उसको टाल सकता है। वो माँ की तरफ करवट लिए ज़ेरे लब दुआ मांगने लगी। ऐ शफा देने वाले, शफा दे। उसे नींद कब आई उसे इल्म भी ना हुआ। रात के किसी पैर मोहित ने उसे जगाया। आवाज़ से माँ भी उठ गई। चौंक के कशमाला को देखा और गुनूदा आवाज़ में बोली, मोहित ने खाना खाया? मैं देती हूँ, आओ मोहित। बाहर आते ही मोहित सारे दिन की रवादात सुनाने लगा। 2 सर्जन्स को वो रिपोर्ट्स दिखा के आ रहा था, लेकिन दोनों ने वही कहा था जो डॉक्टर वोहरा ने कहा था। जब तक ब्रेन खुलेगा नहीं, कोई नहीं बता सकता था वो गुलामा है या मनंजी-ओमा। स्कैन पे दोनों एक जैसे लगते हैं, लेकिन असल मसला ये था कि कोई सर्जन इस केस में हाथ डालने को तैयार ना था। मेरे सीनियर्स ने कहा कि मैं डॉक्टर वासिफ नसीर से मिलूँ। मोहित सोचते हुए कह रहा था, वो कौन है? अमेरिकन सर्जन है, कई साल अमेरिका में न्यूरो सर्जरी की है। तुमने मायो क्लिनिक का नाम पढ़ा होगा, उससे भी मुंसलिक रहे हैं। बहुत बहादुर सर्जन है। 2 साल कबल पाकिस्तान शिफ्ट हुए थे। यहाँ बहुत बड़े बड़े केसेस उन्होंने ऑपरेट किए हैं। उनको दिखाते हैं स्कैन, फिर देखते हैं वो क्या कहते हैं। एक सर्जन अमेरिका छोड़ के अपने मुल्क के लोगों के लिए पाकिस्तान शिफ्ट हो गया। वो यहाँ लोगों के नाकाबिले इलाज ट्यूमर्स भी निकालता है। कितना आला आदमी होगा वो। उसने नाम सुन के ज़हन में उनका खाका भी बना लिया। एक अधेड़ उम्र सर्जन, आजिज़, नरम गो, जिनका दिल इंसानियत की हमदर्दी से भरा हुआ था।
अगली सैर पर जब माला और मोहित अपनी बारी आने पे एक लंबे इंतजार के बाद डॉक्टर वासिफ के क्लिनिक में दाखिल हुए तो वो बहुत पुरुउम्मीद थी। डॉक्टर वासिफ यकीनन इनको तसल्ली देंगे, ग्लाउमा है तो क्या हुआ, वो उनको भी निकाल लेंगे। डॉक्टर वासिफ दराज कद के स्मार्ट आदमी थे, बाल कलमों से सफ़ेद और उम्र 50 के लगभग थी। आधे आस्तीन की पोलो शर्ट पहने हुए थे, कोट पीछे लटका था। उनको आते देख के शनासाई से बोले, आ गए हो मोहित। वो उनसे यकीनन पहले कहीं मिल चुके थे। उनकी आवाज़ रौबदार और ऊंची थी, ऐसी आवाज़ जो कोसों दूर से पहचान ली जाती है। जी, ये मेरी सिस्टर है कशमाला। आप भी डॉक्टर हैं? साथ ही रिपोर्ट्स लेने के लिए हाथ बढ़ाया। नहीं, लेकिन बन जाऊंगी। मोहित के हाथ में स्कैन थे, MRI की रिपोर्ट्स कशमाला के हाथ में थी। उसने रिपोर्ट उनकी तरफ बढ़ा दी। डॉक्टर वासिफ ने रिपोर्ट के लिफाफे को एक नज़र देखा और फिर इसे डस्टबिन की तरफ उछाल दिया। मैंने आज तक किसी रेडियोलॉजिस्ट की बनाई हुई रिपोर्ट नहीं पढ़ी। MRI स्कैन दिखाओ। अंदाज संजीदा और कतई था। मोहित जल्दी जल्दी स्कैन दिखाने लगा। वो अलबत्ता चेहरे पे नागवारी लिए पीछे होकर बैठ गई। हाउ रूड। क्लिनिक में दरबार पे एक सफ़ेद रोशन चौखटा लगा था। डॉक्टर वासिफ कुछ देर काले एक्स-रे जैसे स्कैन को वहाँ लगा के देखते रहे। वीडियोस भी देखी। इन सब में माँ के ब्रेन को हर एंगल से दिखाया गया था। बस 2 रंग थे, स्याह और सफ़ेद। ये वो रंग थे जिन्हें सिर्फ सर्जन पढ़ सकते थे। मोहित बहुत कुछ उन्हें पहले ही ईमेल कर चुका था। वो ये सब अब दूसरे दफ़ा देख रहे थे। डॉक्टर वोरा का कहना है कि ये ग्लाउमा है। मोहित ने खनखार के बात का आगाज़ किया। डॉक्टर वोरा बूढ़े हो गए हैं। डॉक्टर वासिफ वापस कुर्सी पे आके बैठे और आम से अंदाज में इतला दी, ये ग्लाउमा नहीं है, ये मेनिंजियोमा है। इन दोनों का सांस रुक गया। सारी दुनिया ठहर गई। मेनिंजियोमा वो ट्यूमर था जो काबिल इलाज था। आर यू श्योर? वो बेयकीनी से बोली। ऑफ कोर्स। वो दीवार पे लगे स्कैन को देखते हुए कह रहे थे। व्हेन इट लुक्स लाइक अ डक, स्विम्स लाइक अ डक एंड क्विक्स लाइक अ डक, इट इज़ अ डक। और अगर आप गलत हुए, ये डक ना हुई तो? मोई ने मेज़ के नीचे से जूता उसके पैर पे मारा। डॉक्टर वासिफ ने संजीदगी से उसको देखा। अखरोट खाती हो? मेरा रोज़ा है। खुला नहीं रहा, पूछ रहा हूँ। वो अपनी जगह से उठे और पीछे कंसोल टेबल तक गए। वहाँ चाय कॉफ़ी के लवाजमात के साथ जार में ड्राई फ्रूट रखे थे। उन्होंने एक साबित अखरोट निकाला और वापस कुर्सी तक आए। ये तुम्हारा सर है। अखरोट अंगूठे और उंगली के दरमियान पकड़ के उसे दिखाया। अखरोट का छिलका तुम्हारी खोपड़ी है, तुम्हारे सर की हड्डी। फिर उन्होंने 2 उंगलियों के दरमियान अखरोट दबाया तो छिलका टूट गया। वो कागजी अखरोट था। सफाई से आधा छिलका अलग किया कि गिरी बरकरार है, बिल्कुल इंसानी दिमाग की शक्ल की गिरी अखरोट में पूरी लगी नजर आ रही थी। ये गिरी तुम्हारा ब्रेन है। इस गिरी और छिलके के दरमियान पानी होता है जिसमें ये गिरी तैर रही होती है। अब ये छिलका उठाओ। उसने मेज़ पर रखा आधा खाली खौल उठाया। उसके अंदर देखो। उसने गौर से देखा, वो खाली था। इस खौल की अंदरूनी तह मेनिंजी कहलाती है। मेनिंजी और तुम्हारे ब्रेन के दरमियान में सिर्फ पानी है जिसमें ब्रेन तैर रहा है। समझ आया? उसने इस बात में सर हिलाया। अब वो कम मगरूर लग रहे थे। अगर इस खौल को कीड़ा लग जाए यानी ट्यूमर तो वो मेनिंजियोमा कहलाता है, यानी मेनिंजी का ट्यूमर। ये बड़े होने में कई साल लेता है और आहिस्ता आहिस्ता गिरी यानी ब्रेन पे प्रेशर डालता है और उसे उसकी जगह से सिरकाने लगता है। इस वजह से इंसान के दूसरे काम मुतासिर होते हैं, जैसे यादाश्त वगैरह। यानी मेनिंजियोमा असल में सर की हड्डी का ट्यूमर है, ब्रेन का नहीं। यही समझ लो। और रहा ग्लाउमा, तो उन्होंने दूसरी तरफ का छिलका भी उतारा तो अखरोट की गोल मुकम्मल गिरी हाथ में आ गई। यह गिरी तुम्हारा ब्रेन है। इस गिरी के अंदर बनने वाला ट्यूमर ग्लाउमा कहलाता है, लेकिन क्योंकि वो ब्रेन सेल से निकलता है, वो किसी बैरूनी हड्डी या लेयर का ट्यूमर नहीं है, बल्कि ब्रेन के अंदर का ट्यूमर है। इसलिए ग्लाउमा का कोई इलाज नहीं होता, ना इसकी सर्जरी का फ़ायदा होता है। ग्लाउमा को निकालेंगे तो साथ ब्रेन का कोई हिस्सा भी कट जाएगा। इससे मरीज़ मफलूज हो सकता है और ग्लाउमा मुकम्मल नहीं निकल सकता, वो बहुत तेज़ी से फैलता है। लेकिन माँ को मेनिंजियोमा है। उसने फिर से तस्दीक चाहिए। असल बात तो ब्रेन खोल के मालूम होगी, लेकिन मैं मेनिंजियोमा को पहचानता हूँ। ये ग्लाउमा नहीं है। हम इसको सर्जरी करके निकाल लेंगे। थोड़ा सा हिस्सा हमें अंदर छोड़ना पड़ेगा, लेकिन इसको बढ़ने में 20-25 साल लगेंगे। अभी पिछले इतवार मैंने एक 7 साल के बच्चे की यहीं सर्जरी की है। वो मोहित को बताने लगे। उसकी ड्राइवर का कुछ हिस्सा रिमूव किया और वो ट्यूमर बन चुका था। आज वो डिस्चार्ज होकर माशाल्लाह घर चला गया। फिर हम कब करवाएं सर्जरी? मोहित पूरी उम्मीद हो गया, अलबत्ता उसका दिल ऊपर नीचे हो रहा था। कल ले आओ, वो उसी अंदाज में बोले। कल? बल्कि नहीं, कल मुझे एक शादी पे जाना है। परसों संडे को ले आओ। संडे ज़रा रिलैक्स डे होता है। सुबह 9 से 1 बजे तक मेरी 2 सर्जरीज़ हैं। उनसे फारिग हो के मैं तुम्हारी अम्मी की सर्जरी कर लूँगा। वो बोलते जा रहे थे। कशमाला को टोकना पड़ा। क्या हम किसी ऐसे दिन सर्जरी नहीं करवा सकते जब आप सिर्फ माँ की सर्जरी करें?
सर्जन थक गया होगा ना, ट्यूमर निकालते निकालते उसकी छुरी ब्रेन की किसी शरेयान पे लग गई होगी और तुम्हारी नंद की आंखें चली गई। डॉक्टर वासिफ ने सिर्फ एक नज़र उस पर डाली और वापस मोहित से बात करने लगा। वो मजीद कुछ कहती, लेकिन मोहित ने उसके पैर को अपने जूतों से दबाया। संडे को उन्हें ले आओ, सुबह 6 बजे NPO करवा लेना। पिछले रात ज़याबतीज़ की दवा नहीं देनी, ना इंसुलिन लगानी है, वो हदायत दे रहे थे। और माला शदीद गैर आरामदेह थी। क्या था ये आदमी? मतलब मेरी माँ की सर्जरी है, कोई मजाक नहीं, ऑपरेशन टेबल है या कसाई की दुकान के एक के बाद एक जानवर आता जाएगा और मैं खट खट कर उसकी सर्जरी करता जाऊंगा। उसने बाहर निकलते ही मोहित को कोनी से पकड़ के रोका। मोहित, हम इतनी जल्दी क्यों सर्जरी करवा रहे हैं? अभी मैंने फैसला नहीं किया, रात तक फैसला करेंगे और जल्दी करनी है माला। माँ के ब्रेन पे जितना प्रेशर पड़ेगा उतना वो अपने अज़ा खोती जाएंगी और कोई गारंटी नहीं कि कोई वो अज़ा ऑपरेशन के बाद वापस आ जाएंगे। मगर डॉक्टर 2 सर्जरी से थक के माँ की सर्जरी कैसे करेंगे? यार वो न्यूरो सर्जन है, उससे कहीं ज़्यादा सर्जरीज एक दिन में कर सकते हैं। वो दोनों क्लिनिक के बाहर पार्किंग एरिया में खड़े बहस कर रहे थे। ऊपर से रूड कितने हैं। अब तुम नॉन डॉक्टर्स को ये बात बुरी लगे या अच्छी, मगर याद रखो सर्जन जितना काबिल होगा उसमें इतना एटीट्यूड होगा। एटीट्यूड सर्जन की निशानी होता है। सर्जन मोहित गर्दन अकड़ा के बोला, मगर उसकी सही वहीं अटकी थी। उसे अभी तक यकीन नहीं आता कि माँ को मेनिंजियोमा है। क्या पता माँ को ग्लोमा हो और वो ऑपरेशन के पैसों के लिए उसे मेनिंजी और ओमा बता रहे हो। मेरी बहन, ऑपरेशन की फ़ीस 8 लाख रुपए है, इसमें से 5.5 लाख अस्पताल को जाएंगे। सर्जन को सिर्फ 2-2.5 लाख जाएंगे। हाँ तो 2.5 लाख बड़ी रकम है। अपने आउडी देख रही हो? उसने एक सिमत में इशारा किया तो माला मुड़ के देखने लगी। वहाँ की चमकती कार खड़ी थी। ये 1.5 करोड़ की आउडी डॉक्टर वासिफ की है। जिस आदमी के पास ये कार हो उसे अब हमारे 2.5 लाख की लाख नहीं चाहिए। अगर वासिफ नसीर कह रहा है कि ये मेनिंजियोमा है तो ये मेनिंजियोमा है। फिर हाथ को खोल बंद करके इशारा किया, क्विक क्विक। वो आगे बढ़ गया। माही उस रात सोई नहीं थी। वो नमाज के बाद बेड पे बैठी थी, सर पे दुपट्टा लपेटे, वो हाथ में मसनून दुआओं की किताब उठाए दुआएं पढ़े जा रही थी। आज माला और मोहित ने किसी अमेरिकन सर्जन के पास जाना था। माही उनके जाने से पहले ही डॉक्टर वासिफ को गूगल करके उनके इंटरव्यूज़, आर्टिकल्स और दूसरी मालूमात पढ़ चुकी थी। वो मायो क्लिनिक से मुंसलिक रहते, वो आम सर्जन नहीं थे। उसे उसकी तशखीस का इंतज़ार था। ऐसे में जैसे ही माला के मैसेज टून बजी उसने बेकरारी से मोबाइल उठाया। माँ को मेनिंजियोमा है, ग्लोमा नहीं। माही ने बेख्तियार मुंह पे हाथ रख लिया। आंसू टप टप गिरने लगे। वो कहती थी ना माँ का इलाज हो जाएगा। माँ का ट्यूमर मोजी नहीं होगा। उसकी दुआएं कबूल हुई थी, ये एक निशानी थी। अब उसे मज़ीद दुआ मांगनी थी। तो ये था माला का सेकंड पार्ट, जो कि पहले की निस्बत छोटा ही है। तो इंशाल्लाह हम अगला पार्ट फिर बाद में देंगे। आप लोग बस इतना कर दीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को भी लाइक कर दें और नीचे कमेंट्स में बताया करें कि आप लोगों की क्या राय है इस पार्ट को लेकर। ठीक है, मिलते हैं इंशाल्लाह अगले पार्ट में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।